मैच्योरिटी का उम्र से लेना देना होता है। जब आप किसी को सुनने के लिए सुनते हैं, ना कि बस बोलने के लिए सुनते हैं। अगर किसी इंसान को अपने प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट पसंद आने लगता है तो वो फिर यादों में जीने लगता है, वो मेमोरीज़ में जीने लगता है, उसे प्रेजेंट में रहना इतना पसंद ही नहीं आता। कि दोस्त मुझे लगता है कि बोल के नहीं बनाए जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। मैं तुम्हें भी पूरी तरह से नहीं जानता, तो मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस कैसे दे सकता हूँ। कुछ लोग एक पैराग्राफ पढ़ के, किसी के बारे में थोड़ा बहुत जान के उन्हें सॉल्यूशन देने लगते हैं, लेकिन मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ, या फिर मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं आपकी इतनी सी बात को जान के आपको कोई भी जवाब दे दूँ, आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं आपके लिए ले लूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप आज पेन लेके बैठें और आप आज ही कुछ अच्छा लिख दें, कुछ बहुत कमाल का लिख दें, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। कभी मैं इंट्रो ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, कभी सोच रहा हूँ कि ये शुरुआत में बोलूँ, कभी सोच रहा हूँ कुछ और बोलूँ, तो समझ नहीं आ रहा, बार बार वीडियो मुझे कट करना पड़ रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसा भी होगा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और जो भी होगा मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा गया है मोस्ट ऑफ कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम लोकेश है। लाइक इंट्रोडक्शन वाले सवाल हैं वैसे, जैसे कि नाम, उम्र, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, यही सब। तो इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ पहले अपना, ठीक है। तो नाम मेरा लोकेश है, उम्र मेरी 21 साल है। वैसे आप 22 कह सकते हैं क्योंकि 3 महीने बचे हैं, सितंबर 4 को मैं 22 का हो जाऊँगा। और राजस्थान से हूँ मैं। उसके अलावा मेरा बीकॉम हो चुका है और एमकॉम करने के बारे में सोच रहा हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ यूट्यूब के लिए, नॉर्मल जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए, जिससे कि थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, मेरा खर्चा चल जाता है। और अपने लिए लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, यही सब बस, और बाकी कुछ नहीं है। एक और सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है वो ये है कि मैं अपने वीडियोज़ के लिए म्यूज़िक कहाँ से लेके आता हूँ और वो कॉपीराइट फ्री होता है या नहीं होता है। तो जो मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ वो यूट्यूब से ही मुझे मिलता है, क्योंकि उस टाइप का मेरा म्यूज़िक टेस्ट है, तो मेरी फीड वैसे ही म्यूज़िक से भरी रहती है। तो वो मैं म्यूज़िक यूट्यूब से ही उठाता हूँ। और कॉपीराइट फ्री का जहाँ तक सवाल है, तो कॉपीराइट फ्री नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ पे मुझे कॉपीराइट क्लेम मिलता है, स्ट्राइक नहीं होती है, जिससे कि चैनल पे वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस वीडियो से कुछ अर्निंग नहीं कर पाता। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ करूँ, लेकिन पहले वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं उन पे मोस्ट ऑफ पे कॉपीराइट है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को पहले अनलिस्ट करके अपलोड कर दूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है उस पे कॉपीराइट क्लेम मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, और अगर मिल जाता है तो उस म्यूज़िक को चेंज कर देता हूँ, कोई और म्यूज़िक लगा देता हूँ। बस यही है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है। अभी हम उन सवालों की बात कर लेते हैं जो एक्चुअली में लोगों ने पूछे हैं, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से अलग, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार। जो सबसे पहला सवाल मेरे से पूछा गया है वो पूछा है अनाया ने। 3 सवाल है इनके वैसे, जिनमें से मैं एक का ही जवाब दूँगा, क्योंकि 2 का मैंने पहले ही दे दिया है। यही सब जवाब मतलब सवाल थे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो इनका सवाल है कि व्हाट इज़ मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार मैच्योरिटी क्या है। वैसे तो मैं खुद इतना मैच्योर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ ये, लेकिन फिर भी मेरी जो डेफिनेशन है या फिर जो मैंने समझा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी का उम्र से लेना देना होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे उम्र से लेना देना होता है, क्योंकि मैच्योरिटी जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, और एक्सपीरियंस उम्र के साथ ही आता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ 15 साल 16 साल के जो बच्चे हैं वो भी मैच्योर होते हैं, और कुछ 60 साल के भी मैच्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस रेशियो की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 80% जो 15 साल से कम के बच्चे हैं वो इमेच्योर हैं। 18 से कम के बोलूँगा मैं, ठीक है, 18-20 से कम के भी। और जो अगर हम ऊपर वाला जो रेशियो है, जो बड़ी उम्र वाले हैं उनकी बात करें, तो उनमें 80% जो है वो मैच्योर मिलेंगे। 20% आपको इमेच्योर मिल सकते हैं। तो हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है उम्र से लेना देना। और ज़्यादा कहूँगा कि एक्सपीरियंस से है, और जो एक्सपीरियंस है वो उम्र से ही आता है। तो मेरे अनुसार मैच्योरिटी तब आती है जब आप किसी चीज़ पे इंस्टेंट रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, आप किसी की बातों को समझने लगते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद को एक्सेप्ट करते हैं,
और दूसरों को भी उनकी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं और ये आप मान लेते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में अपनी अपनी कमियां हैं। और जब आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जब आप किसी को सुनने के लिए सुनते हैं ना कि बस बोलने के लिए सुनते हैं, जब आपको ये पता हो कि आपको कहाँ बोलना है, कहाँ आपको नहीं बोलना है, कहाँ आपको बस सुनना है, जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो एक काइंड ऑफ कहते हैं कि आप मैच्योर हो गए हैं। तो बस यही है, वैसा कुछ मैंने भी इतना कुछ जाना नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ही अलग डेफिनेशन दे पाऊँ। दूसरा जो सवाल है वो पूछा है सृष्टि ने। इनका सवाल है कि यू ऑफ्टन टॉक अबाउट पीस, साइलेंस, बुक्स, लोनलीनेस एंड इमोशंस इन योर वीडियोज़, सो आई वॉन्ट टू आस्क, डू यू थिंक पीपल नाउअडेज आर एक्चुअली बिकमिंग इमोशनली नम्ब? Like we consume so much content every day, do you think social media is slowly taking away our ability to genuinely feel things deeply? तो सृष्टि, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने हमें इमोशनली नम बना दिया है, बल्कि ये कहूँगा कि सोशल मीडिया ने ओवरलोड ऑफ कंटेंट कर दिया है, जिसकी वजह से इमोशंस हमारे अंदर ओवरलोड हो गए हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक इमोशन के पास ठहर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ है कि रील्स की वजह से, लाइक पहली रील में हम लोग देख रहे हैं कि हम हैप्पी फील कर रहे हैं किसी पे एक रील को देख के, उसके बाद अगली कोई रील आती है उसमें हम सैड हो जाते हैं, उसके बाद कोई देश के बारे में कुछ ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, कई बार हम बुरा भी फील करते हैं। तो ये सब जो इमोशंस हर एक मिनट जो फ्लक्चुएशन होता है, इसकी वजह से इमोशनल ओवरलोड हो गया है कि हम इमोशंस के साथ ठहर नहीं पा रहे हैं, इमोशंस को डीपली फील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इमोशनली नम होते जा रहे हैं और दिमाग भी उस चीज़ को फिर प्रोसेस करना बंद कर देता है, उस इमोशंस के साथ ठहरना बंद कर देता है। तो मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया को लिमिट करना चाहिए, ना कि कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बेकार होती है, भले ही वो सोशल मीडिया हो, भले ही वो चाय हो, भले ही वो पानी हो, भले ही वो खाना हो, कुछ भी हो, अगर आप एक हद से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बुरा है, आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, और अगर आप लिमिट में करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सोशल मीडिया आपको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप 5-6 घंटे दिन में कर रहे हैं तो वो बहुत बेकार बात है, उतना नहीं करना चाहिए। लेकिन 1-2 घंटे अगर आप करते हैं तो दैट्स गुड इनफ। तो बस यही है। अब जो तीसरा सवाल है वो पूछा है इशिता ने। इनका सवाल है कि भैया, आई हैड ए क्वेश्चन कि कितनी भी कोशिश कर लो, देयर हैज़ टू कम ए पॉइंट जब यू फील लाइक यू आर लैकिंग समथिंग, यू आर बीइंग अनप्रोडक्टिव, समटाइम्स जजिंग योर ओन सेल्फ। What do you say about this? Do you also come across such situation? तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और मेरे साथ क्या, मुझे लगता है कि हर एक आम इंसान के साथ ये चीज़ होती है कि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, लेकिन कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा पॉइंट आता है जब आप थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो उस वक्त आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, अपने आप से ही सवाल करने लगते हैं, अपने आप को अपने ही बनाए वर्जन से कंपेयर करने लगते हैं। और मैं कहूँगा कि कई बार अनप्रोडक्टिव होना भी मुझे लगता है आम बात है। हम इंसान हैं, रोबोट थोड़ी हैं जो हर दिन हम उतनी ही इफ़िशिएंसी से काम करेंगे जितना हम हर दिन करते हैं। कई बार खुद को माफ़ करना सीखिए, कई बार हम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, कई बार मन नहीं करता काम करने का। तो ये सब चीज़ें होना बिल्कुल आम बात है, तो इनके लिए खुद को माफ़ करना सीखिए। और मैं कहूँगा कि हफ्ते में 1 दिन थोड़ा रेस्ट के लिए निकालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो शायद 2 हफ्ते में 1 दिन, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना सीखिए, अपने आप के साथ बैठना, खुद के साथ थोड़ी बहुत बातें करना। लाइक आप लिखती हैं, जैसा कि आपने मुझे इसमें अपने पैराग्राफ में बताया, तो आप वो काम कर सकती हैं। तो ये सब करने के बाद शायद आपको ये फीलिंग कम आए। और वैसे हम सब इंसान हैं, तो ये सब फीलिंग आना बिल्कुल आम बात है, नॉर्मल बात है। इसके साथ रहना बैठना ये सब आपको सीखना होगा। तो बस यही है। अब अगला जो सवाल है वो है आदित्य का। इनका सवाल है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम और बेस्ट ईयर जब तुम सबसे ज़्यादा खुश थे, एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। तो अभी जो मैं जी रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट टाइम है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि पास्ट में जीना मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो जिनसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो कह देते हैं कि जो मेरा स्कूल का टाइम था वो बेस्ट था, या मेरा कॉलेज का टाइम, या फिर कोई और साल, कोई और दिन जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। मेरे लिए हर दिन मेरा बेस्ट होता है, भले ही मैं उसमें बहुत दुखी हूँ तो भी मेरे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने वो फीलिंग उस दिन महसूस करी जो शायद मैं किसी और दिन नहीं कर पाता। तो हर एक इमोशन की, हर एक चीज़ की अपनी ज़िंदगी में जगह होती है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को अपने प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट पसंद आने लगता है तो वो फिर यादों में जीने लगता है, वो मेमोरीज़ में जीने लगता है, उसे प्रेजेंट में रहना इतना पसंद ही नहीं आता। तो मैं तो बस प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए यही टाइम है जो बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप फिर भी मुझसे पूछना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि जब से मैं वीडियोज़ बनाने लगा हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आने लगी है। तो ये कह सकता हूँ कि ये साल मेरे लिए पिछले साल से ज़्यादा बेटर है। अब ये सवाल तुमने आज पूछा है मुझसे, अगर यही सवाल तुम मुझसे अगले साल पूछोगे तो शायद तब भी मैं यही कहूँगा कि मेरा जो उस साल का वो दिन होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। हो सकता है उस वक्त तक मेरी बेस्ट की थोड़ी डेफिनेशन अलग हो जाए, लेकिन मैं कहूँगा यही कि वो दिन मेरा बेस्ट है या फिर वो साल मेरा बेस्ट ही चल रहा है। तो मैं पास्ट में जीना थोड़ा कम पसंद करता हूँ, बस इतना ही है। अब जो अगला सवाल है वो है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, एनीवे गाय नाम से इनका प्रोफाइल है। इनका सवाल है, नेम, एज, एड्रेस, पिन कोड, क्रश, गर्लफ्रेंड, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ATM, 10-12 पास की मार्कशीट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, हु एल्स लिव इन योर हाउस, डू यू हैव कूलर और AC, हाउ मेनी हाउस यू स्लीप, व्हाट डू यू ईट, हाउ मच मनी इन योर बैंक अकाउंट, एक्स नेम, करंट मूड, फ्यूचर प्लान्स। सांस ले ले भाई, इतना क्या सवाल पूछ रहा है। ये ओनली फ्यू क्वेश्चंस, ये फ्यू क्वेश्चंस है। आपके इन सवालों में से अगर मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि कुछ के तो जवाब मेरे पास है भी नहीं, और कुछ के अगर मैं जवाब दे दूं तो मुझे आइडेंटिटी अपनी बदलनी पड़ जाएगी, मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा फिर। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला सवाल पूछा है कलाकार श्री ने। उन्होंने बोला है कि हाय, आई एम ऑल्सो ए पोइट्री राइटर, मगर मुझे 5 साल का टाइम लग गया 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने में। कैसे ग्रो करूं भैया? कुछ ज़्यादा नहीं मगर फिर भी कुछ तो ग्रोथ हो। तो आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूं, मैं कोई कंटेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मुझे पता है कि वीडियोस कैसे वायरल होती हैं, कैसे व्यूज़ आते हैं। मुझे नहीं पता मेरी वीडियोस पे कैसे व्यूज़ आए और कैसे मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए और कैसे मुझे आप सब तक यूट्यूब ने पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता ये सब, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपना कंटेंट रिकॉर्ड करना है, बस इतना ही। उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। तो थैंक यू, बस इतना ही बोलना है। अगला सवाल पूछा है अरविंद ने। इन्होंने पूछा है कि आपका फेवरेट पोइट कौन है और क्यों? तो वैसे तो मेरा कोई फेवरेट पोइट है नहीं, मतलब एक नहीं है, कोई बहुत सारे हैं, सभी को पढ़ता हूँ। कुछ के अगर नाम लेने हो तो सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, नरेश सक्सेना जी, और राहगीर हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद है उनको पढ़ना। उनकी किताबें हैं मेरे पास 2। नरेश सक्सेना जी की एक किताब है, विनोद कुमार शुक्ल जी की भी 2 किताबें हैं। उसके अलावा अगर हम राइटर्स में बात करें तो मुझे प्रेमचंद जी को पढ़ना बहुत पसंद है। उसके अलावा वेस्टर्न में बात करें तो मेरा फेवरेट राइटर एल्बर्ट कामू है, जिनके ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है वीडियोज़ में, तो दूसरे चैनल पे है, आप देख लेना अगर चाहो तो। अगला सवाल पूछा है अमृता जी ने, जिन्होंने अपने बारे में पहले कुछ बताया है। उसके बाद उनका सवाल है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, बुक्स कहाँ से लेते हो, आप क्या करते हो, आप मेरे दोस्त बन सकते हो। तो बाकी सारे सवालों के तो जवाब मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी। और बुक्स वाला जो सवाल है वो है कि मैं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ही बाय करता हूँ, कई बार स्टोर से भी ले लेता हूँ। उसके अलावा जो आपका अगला सवाल है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये सवाल ही थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दोस्त मुझे लगता है कि बोल के नहीं बनाए जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर रोज़ मिलने लगते हैं, रोज़ बातें होने लगती हैं, तो दोस्ती जो है वो अपने आप आगे बढ़ती है। और ये कहना भी नहीं पड़ता कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं या फिर क्या हम दोस्त हैं, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप बॉन्ड बन जाता है। बस मेरा ये मानना है कि बोल के या फिर ये कह के कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, आप कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। अच्छे दोस्त बनना है तो बस बातें शुरू करो। जब हम बातें करेंगे आपस में, ठीक है, किसी के भी साथ, तो एक वक्त के बाद वो बॉन्ड अपने आप बन जाता है। और अगर नहीं बनता तो वो दोस्ती अपने आप ही टूट जाती है, उसके बारे में बोलना भी नहीं पड़ता फिर। अगला सवाल है अनीश का। इन्होंने कुछ बुक्स रिकमेंडेशन के लिए बोला है कि ये अभी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए कौन सी किताबें पढ़ना सही रहेगा। तो अनीश, नॉवेल्स में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो दीवार में खिड़की रहती थी, गोदान पढ़ सकते हैं, गबन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नौकर की कमीज। सीधा सीधा कहूँ तो विनोद कुमार शुक्ल जी और प्रेमचंद जी के अलावा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इनसे बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बस यही है।
एक वो गुनाहों का देवता, रेत की मछली, इन सब के बारे में तो सभी जानते हैं, तो बेसिक किताबें हैं, इनके बारे में तो क्या ही बात करनी। और अगर आप पोइट्री बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए शुरुआत करना ऐश्वर्या शर्मा की एक किताब है, जाना ज़रूरी है क्या। बहुत ही सिंपल साधारण सी कविताएं हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे फेवरेट कवि राहगीर, उनकी किताब है कैसा कुत्ता है, बहुत सुंदर उनकी ये किताब है, उनमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, गीत हैं, वो आप ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप वही लेना शुरुआत में, अगर आप कविताएं पढ़ना चाहें तो। अच्छी कविताएं हैं, आपको प्यार मोहब्बत की कुछ कविताएं मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा जो आंखों देखी कविताएं हैं वो आपको उसमें मिलेंगी, कि कुछ देखा और बस उसको कविता के रूप में लिख दिया। यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है राहगीर की, वो प्यार मोहब्बत से हट के कुछ अलग लिखते हैं, विरह से और ये सब चीज़ों से हट के कुछ अच्छा लिखते हैं, अलग लिखते हैं। और अगर आप उर्दू पोइट्री या फिर उर्दू गज़लें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए शारिक कैफ़ी या फिर बशीर बदर साहब की कोई भी किताब उठा लें, आपको बहुत साधारण भाषा में कविताएं मिलेंगी, गज़ल मिलेंगी। उसके अलावा आप कविताओं में विनोद कुमार शुक्ल जी को ज़रूर पढ़िए, उनकी कविताओं की भी किताबें हैं, जैसे कि अतिरिक्त नहीं केवल जड़ें हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे रिकमेंडेशन से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है विनय सौरभ ने, तो इनका काफ़ी लंबा एक पैराग्राफ है, सवाल है, कुछ इन्होंने बताया है, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। मैं सीधा जवाब पे आता हूँ। मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा है कि लाइफ एक पैराडॉक्स की तरह हो गई है, जिसमें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन से रास्ते पे जाएं, कौन सा करियर चूज़ करें। तो ये सब चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, आप पढ़ लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या ये नहीं है कि रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि किसी भी रास्ते पे चलने से पहले हमें ये पता लग जाए कि ये रास्ता सही है या फिर नहीं है, क्या ये मुझे मंजिल तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, या फिर मैं फेल हो जाऊँगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम पहले ही जान लेना चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे, जो कि जानना शायद पॉसिबल नहीं है। हमको कोई फ़ैसला लेके गलत या सही उस रास्ते पर चलना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि वो रास्ता हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। उससे फिर एक्सपीरियंस होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम घर पे बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो शायद हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे लिए सही क्या है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सवाल है वो भी काफ़ी लंबा है। सिद्धांत सिंह ने पूछा है, उम्र इनकी 17 साल है। काफ़ी लंबा सवाल है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लेना। वीडियो में मैं कट डाल दूंगा क्योंकि अभी मैं ये पूरा सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद इनके सवाल का जवाब दूंगा। तो आप स्क्रीन पे पढ़ लेना, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ताकि समय बचे। हाँ, तो सिद्धांत, मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे बेहतर मैं नहीं समझ सकता। तुमने 2 बार मुझसे एक सवाल पूछा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब शायद मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता। और शायद इसी वजह से मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं जानता कि तुम किन परिस्थितियों में हो, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारी परेशानियाँ क्या है। यहाँ तक कि जो सबसे ज़रूरी है, मैं तुम्हें भी पूरी तरह से नहीं जानता, तो मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस कैसे दे सकता हूँ। कुछ लोग एक पैराग्राफ पढ़ के, किसी के बारे में थोड़ा बहुत जान के उन्हें सॉल्यूशन देने लगते हैं, लेकिन मैं शायद इतना कैपेबल नहीं हूँ या फिर मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि मैं आपकी इतनी सी बात को जान के आपको कोई भी जवाब दे दूँ, आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं आपके लिए ले लूँ। हाँ, मैं तुमसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम मुझे एक सामान्य इंसान की तरह लगे, जो अपनी ज़िंदगी को लेकर थोड़ा डाउटफुल है, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, भविष्य को लेकर थोड़े डरे हुए हो, अपने परिवार से प्रेम भी करते हो, लेकिन थोड़ी बहुत उनसे शिकायतें भी हैं, जो कि मैं कहूँगा कि आम बात है। लेकिन रहा सवाल तुम्हारा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर नहीं जानता। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी परिस्थितियाँ, ये सब मुझे नहीं पता है। तो बस यही है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम खुद अपने सवाल का जवाब खुद से पूछो, तुम्हें शायद जवाब मिल जाएगा। मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं। बस यही सवाल है कि हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समस्या ये नहीं है कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, बल्कि समस्या ये है कि आप
लिखने बैठते ही अच्छा लिखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको लिखने की हैबिट डालनी होगी। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, उनको आपको लिखना होगा। कई बार आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो जो भी दिमाग में आ रहा है वो आप लिखो। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम किसी विचार को लिख देते हैं ना, तो दिमाग में स्पेस बन जाता है दूसरे विचारों के आने के लिए। तो फिर उसकी जगह नए विचार आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए शब्द आते हैं, तो धीरे धीरे आप अच्छा लिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप आज पेन लेके बैठें और आप आज ही कुछ अच्छा लिख दें, कुछ बहुत कमाल का लिख दें, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल है जयश्री जांगीड़ का। इन्होंने पूछा है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ, मुझे भी लिखना अच्छा लगता है, बट कभी कभी कुछ अच्छा लिख भी दूँ तो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। इंट्रोवर्ट हूँ, आपकी कविताएं अच्छी लगती हैं। तो सवाल तो नहीं है, लेकिन पढ़ के अच्छा लगा, थैंक यू। अगला सवाल है भावना तेवतिया का, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो माफ़ कर देना। उन्होंने पूछा है आप किस फ़ोन से अपनी वीडियो शूट करते हो? तो Vivo V27 Pro मेरा फ़ोन है, जिससे कि अभी भी वीडियो शूट हो रही है। एक और कमेंट है हर्षिता तंवर का, जिन्होंने बोला है कि फ्री टाइम में कविताएं लिखना पसंद करती हैं, डायरी भी लिखती हैं और मुझ जैसों को सुनना पसंद करती हैं। तो थैंक यू। अब सवाल तो शायद नहीं है, लेकिन कमेंट्स पढ़ के अच्छा लग रहा है। एक और कमेंट आया है, कोई प्रश्न तो नहीं, लेकिन इतना कहना है कि व्यक्ति की पहचान उसके थॉट्स से होती है और आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी कविताएं एक नया दृष्टिकोण देती हैं। तो हाँ, मेरी कविताएं तो सिर्फ मेरी नहीं, और भी मैं कवियों की, अच्छे लेखकों की शेयर करता हूँ, तो उनको भी ये क्रेडिट जाता है। थैंक यू। हाँ, तो क्वेश्चंस सारे ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी सवाल थे उनके मैंने जवाब दिए और कोशिश करी कि अपनी तरफ से अपने विचारों को अच्छे से आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि मैं क्या सोचता हूँ। वैसे ये सवाल मैंने अभी आपके सामने ही पढ़े हैं, उससे पहले पढ़ के नहीं रखे थे, तो थोड़ा बहुत मैं हिचकिचाया भी बीच में बोलते वक्त और ये सब चीज़ें हुई। बट ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बोलने लगा हूँ कैमरा के सामने, तो शायद जल्दी ही कंफर्टेबल भी हो जाऊँगा। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कल बारिश भी हुई थी वैसे।